दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 7वीं क्लास का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो मुख्यतः बिहार राज्य में सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है, जिसे हम SCERT के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि 7वीं क्लास का बुक है। आप इसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक जीवन है, और ये भाग 2 है। इससे पूर्व मैं कल आपको भाग 1 करवा चुका हूँ, यानी क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के माध्यम से आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा। आप देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद इसे देख लीजिएगा। तो जो बिहार राज्य द्वारा संचालित एक पुस्तक जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन, जो 7वीं क्लास का बुक है, बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में, सारे स्कूलों में ये बुक चलती है, प्राइवेट स्कूल को छोड़ दिया जाए तो। और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो टीचर की वैकेंसी है, जो कि एग्ज़ाम होने वाली 24 तारीख से, उसमें कहा गया SCERT को पढ़ना आपको है। तो SCERT को पढ़ना है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला अध्याय को, ठीक है। तो देखिए अध्याय आपका पहला है, जो कि SCERT के तहत में, 7वीं क्लास के SCERT के तहत में अध्याय आपको देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि लोकतंत्र में समानता, ठीक है। तो अब हम लोग जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसमें समानता ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज़ गांधी जी के बारे में जिक्र किया गया है कि गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। ये कब की बात है, याद रखेंगे, 1893 की बात है, जब ये एक गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस की वजह से ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर इसको उसकी केस को फाइल करना था, या कोर्ट में जाकर उस पर अपना मतलब कहने का मतलब है कि केस को देखना था। तो इस दौरान इनके पास, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी इसे फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया गया, और इसे बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि वहाँ पर रंगभेद की नीति चल रही थी, यानी गोरे और काले के बीच में थी। तो फिर लोकतंत्र में समानता की बात कहाँ है, ठीक है। इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हो, इसको ध्यान दीजिए कि गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। मारिट्सबर्ग पर विवाद हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को रंगभेद नीति के उन्हें अंग्रेज़ों से अपमानित होना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मारिट्सबर्ग एक जगह है, ठीक है, स्टेशन है, वहाँ पर विवाद हुआ और अंग्रेज और गांधी जी के बीच में रंगभेद को लेकर एक विवाद हुआ, जिससे गांधी जी को अपमानित होना पड़ा, ठीक है। अब यहीं पर से गांधी जी पूरे कह सकते इस समय से लेकर 1914 तक गांधी जी अफ्रीका में ही रहेंगे, और उसमें वहाँ पर रंगभेद की नीति जो चल रहा था उसके लिए सत्याग्रह वहाँ पर से करेंगे, ठीक है। खासकर ब्लैक लोगों के प्रति, या कह सकते हैं भारतीय लोगों के प्रति जो गलत व्यवहार किया जा रहा था अफ्रीका में, उनसे लड़ेंगे ये। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अभी से लेकर यानी 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी वहीं रहेंगे, और फिर जनवरी 1915 में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में आए नहीं हैं, बीच में आएंगे, कभी कभी आएंगे, लेकिन फाइनली ये जनवरी 1915 में भारत वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, या कह सकते हैं उसमें अपना किस्मत आजमाएंगे। फिर आगे जानते हैं क्या होता है। नहीं तो हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात है, तो हिस्ट्री जाएंगे तो लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में इसको काम निपटाते हैं, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर भी रंगभेद की नीति हुआ, दक्षिण अफ्रीका में तो खैर चलबे कर रहा था। तो अब यहीं पर से एक बात यहाँ पे आ रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट,
ठीक है। याद रखेंगे कब से कब तक चला था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे कब से कब तक। तो याद रखेंगे 1954 से 1968 तक, ठीक है, 1968 तक। तो याद रखेंगे इतना दिन तक चली थी वहाँ पर। तो ये भी अमेरिका में कहीं न कहीं नागरिक आंदोलन है जो कि समानता को लेकर है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कब से कब 1954 से 1968 तक चली थी, जो कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको सिविल राइट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो अफ्रीकी लोगों के खिलाफ नस्ल भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना और दक्षिणी देशों में मतदान अधिकार का पुनः स्थापित करना। देखिए प्रॉब्लम यहाँ से नहीं था, प्रॉब्लम इस बात का था, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ यूरोपीय लोग हैं, ठीक है। यूरोपीय लोगों ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका से जो काले काले लोग थे, इन लोग को उठा उठा कर अमेरिका ले जाकर बसा दिया गया, वहाँ पर काम किया, काम करवाया उनसे कोड़े के बल पे मार मार कर, और वो लोग जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो लोग वहीं रह गए। अब वो अमेरिका का जो मूल निवासी, वो जो यहाँ के लोग हैं, यानी अफ्रीकी जो नस्ल के लोग थे, उन लोग को रंगभेद की नीति झेलना पड़ रहा था, इसी के लेके चला था। आपको पता है कि सेरेना विलियम अमेरिकी मूल नागरिक हैं। अब अमेरिका के लोग पता है कि वहाँ गोरा होता, फिर सेरेना विलियम इतना मतलब ब्लैक के क्यों हैं, कहाँ के हो सकते हैं। तो याद रखेंगे इसी प्रकार की बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अध्याय देखिए क्या है, राज्य सरकार के बारे में है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको दिया विधानसभा बिहार में विधायक की संख्या कितनी है, 243 है, ठीक है। और बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122। अगर आज नीतीश जी की सरकार है तो उसके पास 122 की बहुमत है, तो सरकार बनी हुई है, ठीक है। और इसके में अगर आपको लोकसभा का सीट पूछ दे तो ध्यान रखेंगे 40, ठीक है, अगर विधानसभा दिया हुआ है, ठीक है। फिर राज्यसभा पूछे तो ध्यान रखेंगे 16, और विधान परिषद पूछे तो कितना, 75, ठीक है। याद रखिए इन सब बातों को कि विधानसभा 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधान परिषद 75। ये सारी बातें बिहार के बारे में हैं, ठीक है, सारी बातें बिहार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पे चलाता है, उस प्रकार राज्यपाल राज्य के नाम पर। राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिर्फ इतना सी बातें ध्यान रखेंगे, लगभग उनकी सारी बातों को यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। जिस तरह उनका शक्ति है देश के प्रति, उसी प्रकार प्रत्येक राज्यपाल के पास शक्ति है राज्य के प्रति, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि कहा जाता है राज्यपाल और राष्ट्रपति में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए है। दूसरा अंतर ये है कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप कोर्ट मार्शल वाली केस को वो हैंडल कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब एक दो बातें जो मेन चीज़ें हैं, जो अंतर है। नहीं तो विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास है, उस प्रकार राज्यपाल के पास भी है, ठीक है। तो देखिए राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल का नाम से चलता है, ठीक है। याद रखेंगे राज्यपाल भाग 6, ध्यान रखेंगे भाग 6 में है, और आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है, ठीक है, राज्यपाल के पास, ठीक है। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायकी शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ सब आ जाएगा इसी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ले जाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके पास बहुमत ना हो, या फिर कह सकते त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, ठीक है, उस समय पर भी राज्यपाल के पास ये शक्ति होता है कि सबसे बड़े दल को, पार्टी को बुलाया जाए और सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, ठीक है। फिर बना ना बना वो बात है, अगर बना लेते हैं तो फिर उसे बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाता है। फिर बहुमत सिद्ध करते हैं, नहीं सिद्ध हो पाया तो फिर से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति सिफारिश किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लग जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं, ठीक है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज
चलाएं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा, ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो ठीक ठाक से चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हो। ठीक है, आगे देखिए विधान परिषद की बात किया जा रहा है। तो आपको पता है विधान परिषद कितने राज्यों में है? कुल 6 राज्यों में नाम दिया हो, याद कर लीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैप पे जाइएगा तो देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, ये आपका 3 राज्य यहाँ पर। ठीक, इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो गया। तो छठा कहाँ गया? ठीक है, ध्यान रखेंगे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना छठा राज्य। तो यहाँ पर ये करके देखिए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, दोनों सटा हुआ राज्य। ठीक है, बगल में कर्नाटक, बगल में महाराष्ट्र। 4 राज्य वहीं पर है, मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 राज्य वहीं पर है, एक बिहार, अपना बिहार और बगल में उत्तर प्रदेश। ठीक है, सब मिलाकर 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, जो कि राज्यों का उच्च सदन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सीट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3। जैसे कि आपको पता है बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, इसका 1/3 कर दिया जाए तो कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, 81 होगा। लेकिन बिहार में कितना सीटें हैं? 75 सीटें। ठीक है, यानी 1/3 अधिक से अधिक और नहीं तो 40। ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद की सीटें। ठीक है, और 40 किसका, यानी 1/3 किसका? विधानसभा सदस्यों की संख्या का। ऐसे नहीं 1/3 कहने का मतलब कुछ भी 1/3 लगा देना है। ठीक है, 1/3 का मतलब हुआ विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3, नहीं तो 40 मेंबर होना चाहिए विधान परिषद में। और विधान परिषद की जो गठन होती है वो जो इनिशिएटिव उठाते हैं वो राज्य सरकार उठाते हैं। राज्य सरकार अपनी विधानसभा में पारित करते हैं कि हमको विधान परिषद चाहिए, फिर इनको केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, केंद्र सरकार के संसद में पास हो जाती है और किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार फिर से उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए कहता है विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद जो हमारे पास बिहार में 243 सीट हैं, उसका 1/6 कितना होगा आप देखिए, जोड़ घटा करके। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं, ये तो विधान परिषद की बात है, उससे विधानसभा हो गया ना, विधान परिषद करना है। ठीक है, 75 का 1/6। ठीक है, आप देखिए कटाई इसको पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 6 कम 6। ठीक है, यहाँ पर इधर गया तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12 करने के बावजूद 12 6 72, यानी 12 करने 3 फिर भी शेष बच जा रहा है। तो आप मान के चलिए 12 या 13 मेंबर का नियुक्ति या मनोनीत राज्यपाल करेंगे। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, राज्यपाल करेंगे। और ये जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो कितना कौन सी मतलब आर्टिकल के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो होगा वो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद होगा 171 का 3। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी अपने विधान परिषद में, ठीक है, राज्यपाल अपने विधान परिषद में 1/6 कुल विधान परिषद मेंबर का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति या मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे ये है कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि एक विधान परिषद क्या है? एक अस्थाई सदन है, जिस प्रकार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, कोई भंग नहीं होती है, उसी प्रकार विधान परिषद जहाँ जहाँ है, जिन राज्यों में है, वो एक अस्थाई सदन है, कोई भंग नहीं होती। उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है,
की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और ये चीज़ें राज्यसभा में भी लागू होती है और सदस्यों की कुल जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। आपको ध्यान रखिएगा 5 वर्ष की नहीं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल जो अवकाश ग्रहण करने का यानी करने का कार्यकाल उनकी जो होती है, यानी कि मतलब है कि वो कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 6 सालों में निर्वाचित होते हैं, 3 सालों के नहीं होते, 5 सालों की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे विधानसभा में 5 साल के लिए, लोकसभा में 5 साल के लिए, उसी प्रकार जिस प्रकार राज्यसभा में 6 साल के लिए, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 6 सालों के लिए कोई मेंबर की मतलब उनके कार्यकाल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 में देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में एक प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कहाँ था, ध्यान रखें, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब है भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में था। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये बातें था पहले से कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन उसमें आपको पता है कि वो एक ऐसा चेक है। ठीक है, एक ऐसा चेक है, सरकार जब चाहे तब उसको भंजा सकती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने क्या किया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया। ठीक है, और 2002 में क्या किया, एक आर्टिकल मूल अधिकार में जोड़ा गया, वो है आपको 21A जोड़ा गया, और कहा गया कि अब बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और आपको पता है मूल अधिकार में जो भी आर्टिकल है, जो भी प्रावधान है, वो नागरिक को सरकार से छीन के ले सकता। सरकार अगर नहीं दे रही है तो उससे सरकार को देना बाध्यकारी बनाता है। ठीक है, एक तरह का सरकार को यहाँ पे बाध्य बना दिया गया कि आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तभी से लेकर आप तो दिखाई पड़ रहा है हर स्कूल, हर गाँव में जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, बैग मिलता है, किताब मिलती है, साइकिल मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप दिखाई पड़ रहा है कि ये 2002 के बाद का अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद की जो घटना घटी आज तक दिखाई पड़ रहा होगा कि स्कूल में सारा कुछ प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अब पहले तो बच्चों के लिए था, अब तो बहुत बड़ों के लिए कर दिया गया। मैट्रिक इंटर तक के बच्चों को मैट्रिक तक का से मैट्रिक से बाद का 8वीं तक के बच्चों को शायद सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा है जो कि 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए आप निःशुल्क शिक्षा देंगे, ये प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन में। और एक भाग 3 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो अनुच्छेद है 21 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान में एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तब ये घटना घटी 2002 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया गया है जनसंख्या के बारे में कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। ठीक है, जो कि भारत की कुल भारत का जो जनसंख्या है उसमें सबसे जो अधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, सेकंड जनसंख्या महाराष्ट्र में है, और तीसरे नंबर पे हम बिहार में हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या घनत्व तो अगर पूछा जाए, ठीक है, जनघनत्व तो पूछा जाए तो याद रखेंगे बिहार 1 नंबर पर है। ठीक है, बिहार 1 नंबर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्याय 4 में देखिए समाज में लिंग भेद। आपको पता है समाज में हम लोग जेंडर वाइज हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटा हुआ है कि ये स्त्री है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, सॉरी ये मर्द है। तो इस तरह बांट कर ये गलत अवधारणा है, गलत धारणा बनी है। दूसरी बात ये भी धारणा बना है कि स्त्री यही काम करेगी, पुरुष ये काम करेंगे, ये भी जेंडर बाइस की तरफ जाता है। ठीक है, जो कि आपको सीटेट की पढ़ाई में या फिर आपको बीएड की पढ़ाई में आपको बताया गया होगा। ठीक है, जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। कहने मतलब जेंडर क्या है, जिस प्रकार समाज में रहना है, ये आपको दर्शाया जाता है। ठीक है, अध्याय 5 में देखिए समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष। ठीक है, एक नाम दिया गया है यहाँ पर कि बसंत कुमारी। ठीक है, कौन है, तो भारत का प्रथम महिला बस ड्राइवर है। ठीक है, पहला IPS किरण बेदी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 में बना था। साथ में ये भी कहा गया कि दहेज लेना या इनके लेन देन में सहयोग करने पर
5 वर्ष की कैद और 15,000 की जुर्माने की बात किया गया। लेकिन समाज में क्या चल रहा है ये आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, दहेज का कानून कब लाया गया था याद रखेंगे, 1961 की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया, ठीक है। खैर आज भी बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो मैंने अभी बताया 86वां संविधान संशोधन। इसी का जो उस समय संशोधन किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पूरे देश में लागू किया गया कि अब बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। अध्याय 6 में है मीडिया एवं लोकतंत्र। 2008 में बिहार में बाढ़, ठीक है। तो आपको पता है 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी, ठीक है। कब आई थी? 16 अगस्त को, ठीक है। मनरेगा, ध्यान रखेंगे, मनरेगा से पहले इनका नाम नरेगा था, ठीक है, नरेगा था, ध्यान रखेंगे। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये कब लाया गया था ध्यान रखेंगे, 2005 में लाया गया था, ठीक है, 5 में लाया गया था। और उस समय से लेकर 2009 तक इसको नरेगा के नाम से जाने, बाद में इसमें मनरेगा, ठीक है, ठीक है, एम जोड़ दिया गया, यानी इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 में लाया गया था। और इसके नाम से, महात्मा गांधी नाम से आज भी चलते आ रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जाता है। 100 दिन की गारंटी था कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। देखिए इसी में लिखा हुआ है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, अधिक नहीं, अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अपन समाचार याद रखें, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क मुजफ्फरपुर में है। मीडिया, ठीक है, मीडिया आप जानते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे मीडिया है, ठीक है। तो मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का मतलब ही होता है माध्यम, ठीक है। यानी मीडिया द्वारा क्या होता है कि हमको मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें, समाचार मुझे प्राप्ति होती है, यानी उसके तक खबर मेरे तक पहुंचती है। तो मेरे लिए माध्यम एक जरिया है समाचार मेरे तक आने का, ठीक है। चलिए आगे 7वां देखिए, 7वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन की समझ, ठीक है। हमारी त्वचा में क्या होता है, मेलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिससे हमारे त्वचा का रंग तय होता है। जिसमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो काला होता है, जिससे मेलानिन का रंग कम होता है उसे गोरा होता है, ठीक है। और मेलानिन एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे शरीर में, अगर त्वचा में है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से बचाता है, नहीं तो स्किन डिजीज होने की संभावना होती है, ठीक है। यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कहता है हमारे त्वचा में मेलानिन नामक पदार्थ होता है, जिसमें हमारे शरीर का त्वचा का रंग तय होता है। मेलानिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जिनकी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, और जिनमें कम वे गोरे दिखते हैं, ठीक है, वह गोरे दिखते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपके पास अध्याय 8 है। अध्याय 8 में देखिए क्या कहता है, हमारे आसपास के बाज़ार, ठीक है। आपको पता होगा साप्ताहिक बाज़ार गांव घर में लगता है, ठीक है, या फिर आप देखे होंगे पटना में भी रहते होंगे तो पटना के आसपास जगह में साप्ताहिक बाज़ार लगता होगा। लेकिन जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बड़े बड़े दुकान मिलेंगे, मॉल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए शहर में मोहल्ले की दुकान मिलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मॉल मिलेगा। लेकिन एक नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जगनारायण मसाला व्यापारी पटना सिटी का मरूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी, ठीक है। तो ये सब नाम जो दिया हुआ है, ये सब नाम याद रखिए, क्या पता ये सब नाम आपसे पूछ दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ, अध्याय 9 में देखिए, अध्याय 9 में कहता है कि बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुड़ियाँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कुछ बातें आएगी। देश में मखाना का कुल उत्पादन कितना है, 85% कहाँ से होता है, बिहार से होता है, ठीक है। मखाना उत्पादन का कुल
85% हिस्सा कहाँ से हो रहा है? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ठीक है, मखाना खेती क्रम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मखाना जो हम लोग खेती करते हैं उसका क्या, कैसे हम मखाना उसको उत्पादन करते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे कि मखाना से हम लोग क्या करते हैं? गुड़िया निकालना। ठीक है, गुड़िया से लावा बनाना। ठीक है, और फिर इसके बाद स्थानीय आढ़त को देना। फिर इसके बाद स्थानीय आढ़त लोग क्या करते हैं? आढ़ती लोग क्या करते हैं? ले जाकर उसे थोक मार्केट में देते हैं, थोक विक्रेता, फिर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता में जाता है, खुदरा से फिर उपभोक्ता में जाता है। तो हम लोग मखाना जो भी उत्पादन कर रहा है वो क्या करता होगा? स्थानीय आढ़तिया जो हैं उनको जाकर देता होगा। ठीक है, जैसे कि सहरसा की बात लीजिए तो सहरसा में जो स्थानीय आढ़तिया है उनको जाकर दे दिया। ठीक है, वो क्या करेंगे? वहाँ थोक विक्रेता को देंगे, थोक विक्रेता क्या करेगा? खुदरा को देगा, और खुदरा विक्रेता क्या करेगा? उपभोक्ता तक पहुँचाएगा। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं आगे। देखिए चले मंडी घूमने, अध्याय 10 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात लिखा हुआ, ध्यान रखें। एमएसपी का मतलब ध्यान समझेंगे कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं है, मिनिमम। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी धान की कीमत 1 कुंटल का दाम 2000 रुपये है, मान के चलिए। ठीक है, तो आपको अगर आप मेरे पास धान है वो 2000 रुपया में हम मिनिमम रेट में बेच उससे कम में नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा ही बेचेंगे। ठीक है, अगर सरकार के पास जहाँ पे दुकान खुली हुई मैक्सिमम एमएसपी की दुकान होगी, ठीक है, समर्थन मूल्य सरकार देती है, वहाँ पर ले जाकर आप देंगे तो आपको उतना रुपया दाम मिलेगा। लेकिन उससे अधिक दाम कोई और दे रहा है, 2001, 2005, 2010, 2200 रुपये कुंटल कोई दे रहा है, अब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतना नहीं दे रहा है, उससे कम 1800 दे रहा है, 1700 दे रहा है, तब सरकार के दुकान में जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, सरकार द्वारा चलती है। देखिए किसान लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित रोहतास, सहरसा, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर किससे जाना जाता है? धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धान कटोरे। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो 30%। ठीक है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो सिवान है, मुजफ्फरपुर है, नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, सहरसा है, भागलपुर है, मुंगेर है, गया है, इस प्रकार करके। ठीक है, तो एक तरफ देखिए आपको कुछ धान उत्पादन के लिए आप देखिए दक्षिण बिहार तरफ जाइए। ठीक है, जो कि धान उत्पादन के लिए है। तो उत्तर बिहार आएंगे तो अधिकतर गेहूं है। ठीक है, उसमें दक्षिण बिहार में कुछ नालंदा भी है, पटना भी है, कुछ भोजपुर भी है, और भोजपुर का हिस्सा है, मुंगेर भी, गया भी है। तो इस प्रकार करके कुछ जगहों पर धान अधिक होती है तो कुछ जगहों पर गेहूं अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सरसों का भी नाम दे रखा हुआ है। सरसों कहाँ कहाँ होती है? तो आपका बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिला हैं। ठीक है, इस प्रकार करके इन सब जगहों को देख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लीची उत्पादन होती है। ठीक है, जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में होती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, तो गुलाब बाग पूर्णिया में एक मार्केट है, गुलाब बाग, शायद वहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ पर चीनी मिल था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया हुआ है, 32 मिलें था कब? 1942-43 में। लेकिन अब चीनी मिल की संख्या बिहार में मतलब नहीं के बराबर मान के चलिए, बहुत कम रह गई, नहीं के बराबर रह गई। ठीक है, यानी सब चीनी मिल सब बंद पड़ गई है। भले सरकार की नीति जो भी हो, सरकार को देखना चाहिए इस मैटर को लेकर। ठीक है, खैर जो भी हो रहा है देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास एक अध्याय और है। अध्याय इस प्रकार है, समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, अध्याय 11 में देखिए कहता है गंगा नदी पर फरक्का नामक बांध बना हुआ। याद एक बात ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, वह है कहाँ पे? फरक्का में। ठीक है, उससे हम फरक्का ब्रिज के नाम से जानते हैं। कब बनी है? 1975 में बनी है। किस डिस्ट्रिक्ट में? मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद गंगा चल जाती है आपका बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, जीने के लिए न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपना हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 से
कहलगांव के कागज़ टोले से किया। मछुआरों के लिए ये था कि मछली मारने के लिए, जीने के लिए जो आधार है, ठीक है, उसको समाप्त कर दे। इससे त्रस्त होकर 1982 में कहलगांव के कागज़ टोला से एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त कर दिया और गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी प्रकार के कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जब इन लोग आंदोलन चलाया तो 1991 में क्या हुआ, कहा कि आप जाकर मछली मार सकते हैं, गंगा किनारे आप रह रहे हैं, आपको टैक्स नहीं लगेगा, आराम से आप जाके मछली मारिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए ये जीने का आधार है, उनका मेन व्यवसाय मछली मारना है, और सरकार उसे टैक्स लेना शुरू कर दे तो ये गलत बात है। इसीलिए इनको सरकार ने कहा कि आपको फ्री कर दिया गया, ठीक है, आप जाइए और अपना काम कीजिए, ठीक है। इसके बाद कहता है 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही ज़मींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे 1990 में सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही ज़मींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावी आंदोलन किया, ठीक है। तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले जिसने एक संस्था का जन्म दिया था जिसे सत्यशोधक समाज के नाम से जानते हैं। मुख्यतः इस संस्था का स्थापना का था ये मेन मुद्दा कि दलितों का उत्थान किया जाए, ठीक है, दलितों का उत्थान किया जाए। और ये चली, इसका एक पुस्तक ध्यान रखेंगे, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी एक पुस्तक है ज्योतिबा फूले की, याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मुख्यतः शिक्षा सामाजिक न्याय के लिए, और इसीलिए 1873 में, ठीक है। तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले ने जिस संस्था का जन्म दिया था सत्यशोधक समाज को, वो 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में इस संस्था का जन्म हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार करके इस संस्था द्वारा दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। चलिए, तो यही था आपका 7वीं क्लास का राजनीतिक और आर्थिक के पुस्तक, यानी कहने मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के पुस्तक। आप इसको सही से पूरा वीडियो को देखिए, और इसके बाद इसको देखने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा। और इसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं। फिर इसके बाद कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, यानी 8वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।